हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एसएससी कल्याण समिति। आज का हमारा बाल मनोविज्ञान का अगला प्रकरण है बाल मनोविज्ञान का विषय विस्तार। इसमें हम जानेंगे कि बाल मनोविज्ञान का विषय विस्तार किन किन क्षेत्रों में होता है। इसमें पहला है मनोविश्लेषण। बाल मनोविज्ञान बालकों के मन का विश्लेषण कर बालकों की भावना ग्रंथियों का पता लगाता है तथा बालकों के संतुलित विकास में योगदान देता है। अर्थात इससे हम बालकों की मनोस्थिति के बारे में जानते हैं और उनका हमें कैसे संतुलित विकास करना है इसके बारे में भी हम इससे जानते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई बच्चा बार बार अकेले बैठा रहता है तो मनोविश्लेषण से पता लगाया जा सकता है कि वह किस डर या असुरक्षा की वजह से ऐसा कर रहा है। इसका अगला विषय क्षेत्र है शिक्षा मनोविज्ञान। बाल मनोविज्ञान शिक्षा मनोविज्ञान के साथ मिलकर बालकों का शैक्षिक विकास करता है। जैसे कि इसका नाम है शिक्षा मनोविज्ञान, तो इसमें हम शिक्षा से संबंधित मनोविज्ञान मतलब कि बालकों और साथ साथ शिक्षक के व्यवहार के बारे में अध्ययन करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी बच्चे को गणित में बार बार कठिनाई होती है तो शिक्षा मनोविज्ञान की मदद से उसकी सीखने की शैली समझकर उसे अलग तरीके से सिखाया जा सकता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान की सहायता से हम बालकों के शिक्षा में आने वाली कठिनाइयों को दूर करते हैं। अगला इसका विषय विस्तार है समाजशास्त्र तथा सांस्कृतिक मानव विज्ञान। बाल मनोविज्ञान का अध्ययन समाजशास्त्र तथा सांस्कृतिक मानव विज्ञान के अध्ययन में सहायक होता है। बाल मनोविज्ञान ने यह बताया है कि बालक की आवश्यकताओं का स्रोत उसका परिवेश होता है। तो कहीं ना कहीं जो हमारी संस्कृति है, जो हमारा समाज है, वो बालकों के विकास में सहायता करते हैं। उदाहरण के लिए, गांव में पले बच्चे शहर में पले बच्चे के व्यवहार में अंतर उनके सामाजिक सांस्कृतिक माहौल की वजह से होता है। इसका अगला विषय विस्तार है प्रयोगात्मक मनोविज्ञान। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के माध्यम से बाल व्यवहार का अध्ययन कर विभिन्न परिणाम ज्ञात किए जाते हैं। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो वैज्ञानिक विधियों का उपयोग करके मानव व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करती है। इसका मुख्य ध्यान नियंत्रित प्रयोगों के माध्यम से डाटा एकत्र करना और अनुसंधान करना है ताकि मानव व्यवहार और संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के विभिन्न पहलुओं को समझा जा सके। तो इसके द्वारा हम मानव व्यवहार का पता लगाते हैं। उदाहरण के लिए, मनोवैज्ञानिक परीक्षण जैसे बुद्धि परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण, व्यावसायिक परीक्षण, योग्यता परीक्षण तथा उपलब्धि परीक्षण, इनके माध्यम से हम मानव के व्यवहार के बारे में समझते हैं। अगला इसका विषय विस्तार है चिकित्सा। चिकित्सा में भी अब हम मनोविज्ञान का प्रयोग करने लगे हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई बच्चा डिप्रेशन से गुजर रहा है तो उसे काउंसलिंग और थेरेपी दी जाती है। इसमें दूसरा उदाहरण है, यदि कोई बच्चा अच्छे से बोल नहीं पाता है तो उसे स्पीच थेरेपी दी जाती है ताकि बच्चा क्या अच्छे से बोल सके। अगला इसका विषय विस्तार है मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान। बाल मनोविज्ञान ने मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी योगदान दिया है। बाल मनोविज्ञान बालकों के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए विभिन्न उपाय सुझाता है। तो कहीं ना कहीं जिससे क्या है बालकों का मानसिक विकास अच्छा हो, हम बच्चों को वैसे गेम्स वगैरह खिलाते हैं और उनके पोषण पर भी ध्यान देते हैं। अगला इसका विषय विस्तार है बाल कल्याण। बाल मनोविज्ञान ने बाल मनोविज्ञान शाला, निर्देशन केंद्र तथा कल्याणकारी योजनाओं की दिशा में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। बाल कल्याण के क्षेत्र के अंतर्गत धात्री स्त्री तथा शिशुओं के पोषण, रोगों एवं स्वास्थ्य के बारे में जानते हैं। तो बाल कल्याण के द्वारा हम जो धात्री स्त्रियां हैं उनको हमें कितना पोषण देना चाहिए, शिशुओं को होने वाले रोगों के बारे में हम उससे जानते हैं और उसमें बालकों की हमें कैसे देखभाल करनी चाहिए, ये सब चीज़ें हम बाल मनोविज्ञान में के क्षेत्र में बाल कल्याण में पढ़ते हैं।
आज का हमारा अगला प्रकरण है बाल मनोविज्ञान की अध्ययन विधियाँ। इसमें हम बालकों के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए किन किन विधियों का प्रयोग करते हैं इसके बारे में हम जानेंगे। ये विधियाँ बाल मनोवैज्ञानिकों द्वारा विकसित की गई हैं। इन विधियों से जो परिणाम प्राप्त होते हैं उन्हें विश्वसनीय और वैध कहा जा सकता है, क्योंकि हम कितने भी बार इन विधियों का हम प्रयोग करें और इससे जो हमें परिणाम मिलते हैं वो पुराने परिणाम की तरह ही होते हैं, इसलिए इन्हें विश्वसनीय और वैध कहा जाता है। विज्ञान की अध्ययन विधियाँ निम्न प्रकार हैं, जिसमें पहली विधि है नियंत्रित निरीक्षण विधि। नियंत्रित निरीक्षण विधि बालकों के निजी व्यवहार का अंकन करने में सहायक होती है। इसमें निरीक्षणकर्ता चेकलिस्ट के द्वारा बालक व्यवहार का अंकन करता है। इस विधि की अनेक प्रविधियों में से प्रमुख इस प्रकार हैं। इसकी पहली प्रविधि है सामुदायिक सर्वेक्षण। इस विधि द्वारा किसी समुदाय में रहने वाले बालकों का अध्ययन किया जाता है। इससे किसी विशेष समुदाय के बालकों में विशेष व्यवहार क्यों उत्पन्न होता है तथा अन्य समुदायों के बालकों के व्यवहार से क्यों भिन्न होता है की जानकारी मिलती है। कहीं ना कहीं जो सामुदायिक सर्वेक्षण है इसके द्वारा हम एक विशेष समुदाय के बालकों का अध्ययन करते हैं। अगली इसकी प्रविधि है चेकलिस्ट। यह बालकों के विभिन्न प्रकार के विकास तथा व्यवहारों की एक सूची होती है। इस सूची में दिए गए पदों के अनुसार जांच करके ही व्यवहार तथा विकास का निरीक्षण किया जाता है। इसमें हम बालकों की कोई भी सूची बना सकते हैं कि इस बच्चे ने एनुअल डे में पार्टिसिपेट किया है नहीं किया है, ऐसी बना सकते हैं। या फिर ये बच्चा समय पे स्कूल आता है और अपनी बुक्स लाता है, ये सब चीज़ें हम उस सूची में लिख सकते हैं, जिससे कि हमें बालक के व्यवहार के बारे में पता चलता है। फिर अगली प्रविधि है इसमें परिस्थिति विश्लेषण। विभिन्न परिस्थितियों में घटने वाले व्यवहार के अध्ययन का इस विधि द्वारा पता लगाया जा सकता है। तो विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में बालकों का कैसा व्यवहार होता है अपने माता पिता के साथ, शिक्षक के साथ, सहपाठियों के साथ, समुदाय के लोगों के साथ, इसका अध्ययन हम परिस्थिति विश्लेषण के द्वारा करते हैं। अगली इसकी प्रविधि है समय निर्देशन। इस विधि द्वारा किसी निर्धारित समय में बालक के विकास तथा व्यवहार का निरीक्षण किया जाता है। एक वर्ष में अनेक बालकों के शारीरिक विकास में विभिन्नता तथा इसके कारकों की जानकारी इस विधि द्वारा दी जाती है। तो समय निर्देशन में हम बालकों को एक निर्धारित समय में उनका कितना विकास हुआ है, उन्हें क्या क्या चीज़ें आती हैं, इसके बारे में हम निरीक्षण करते हैं। उपयुक्त चारों प्रविधियों की सीमाएं। जिसमें पहली सीमा है इन विधियों द्वारा एक साथ बहुत से बालकों का अध्ययन नहीं किया जा सकता, और दूसरी सीमा है इसमें इनका प्रयोग प्रशिक्षित व्यक्ति ही कर सकते हैं, अर्थात इसके लिए हमें प्रशिक्षित व्यक्ति की आवश्यकता होगी इन प्रविधियों के प्रयोग करने के लिए। फिर तीसरा है इसमें इन विधियों का प्रयोग करते समय वातावरण को नियंत्रित करने में कठिनाई आती है, क्योंकि हर दिन क्या है एक जैसा नहीं होता है विद्यालय में, इसीलिए इन विधियों का प्रयोग करना बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है। अगली इसकी विधि है प्रश्नावली विधि। विभिन्न प्रश्नों के उत्तर बालकों से प्राप्त किए जाते हैं। उनके उत्तरों के अध्ययन पर बालकों के विकास का अध्ययन किया जाता है। जी स्टैनले हॉल ने सर्वप्रथम 1, 2, 3 प्रश्नों की सूची बॉस्टन स्कूल के बच्चों का अध्ययन करने के लिए तैयार की। पाइल्स और स्टोल्ज आदि ने भी इस विधि का आश्रय लिया। इस विधि की सीमाएं। बच्चे प्रश्नों का भाव कठिन होने के कारण समझ नहीं पाते और जानबूझकर गलत उत्तर आ जाते हैं। तो जो प्रश्नावली विधि है इसमें कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चों को जैसे हमने कोई क्वेश्चन पूछा तो वो कुछ घुमा फिरा के होता है, तो बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि वो क्या पूछ रहा है टीचर, और वो कुछ और ही उत्तर दे देते हैं। या फिर उन्हें डर होता है कभी कभी कि अगर मैंने ये चीज़ उन्हें क्या सही बता दी टीचर को
तो वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, तो वो क्या है, गलत उत्तर भी दे देते हैं कभी कभी। और साथ ही साथ इसमें तीसरी इसकी सीमा है, माता पिता पक्षपातपूर्ण उत्तर देते हैं। इसकी अगली विधि है जीवन वृत्तांत विधि। इस विधि द्वारा बालकों के जीवन क्रम का लेखा जोखा सतर्कतापूर्वक रखा जाता है। बालक के जन्म के समय होने वाली घटनाओं का संकलन किया जाता है। माता पिता, अभिभावक तथा रिश्तेदारों से बालक के बारे में सूचना मांगी जाती है। सन 1885 में प्रॉबर ने जर्मनी में इस विधि का प्रयोग किया था। तो जो जीवन वृत्तांत विधि है, इसमें हम बालकों के अब तक के जीवन की सभी घटनाओं का संकलन करते हैं। अगली इसकी विधि है मनोभौतिकी विधि। इस विधि द्वारा बालक के मन तथा शरीर के संबंधों के आधार पर व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। शरीर के विकास के साथ साथ शरीर की अन्य मानसिक शक्तियों का भी विकास होता है। इसी अध्ययन पर बीने ने बुद्धि लब्धि की कल्पना की तथा मानसिक आयु का विचार प्रतिस्थापित किया। इस विधि में उद्दीपन अनुक्रिया के माध्यम के मध्य होने वाले संबंधों का अध्ययन किया जाता है। किसी भी उद्देश्य से शरीर तथा व्यवहार में क्या परिवर्तन होते हैं, यह जानना ही इस विधि का प्रमुख उद्देश्य है। तो कहीं ना कहीं जो मनोभौतिकी विधि है, ये हमारे मन तथा शरीर दोनों से संबंधित होती है। इसकी अगली विधि है आत्मनिष्ठ अंकन विधि। इस विधि से परिवार का अध्ययन किया जाता है। इसके बारे में महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त होती हैं। यह विधि सरल तथा इनसे प्राप्त सूचनाओं का उपयोग तुलना करने में किया जाता है। तो कहीं ना कहीं बालकों की तुलना करके उनके व्यवहार का पता लगाया जाता है इस विधि में। अगली इसकी विधि है चिकित्सात्मक विधि। यह विधि विशिष्ट अधिगम व्यक्ति आचरण संबंधी जटिल ग्रंथियों के अध्ययन के लिए काम में लाई जाती है और इसमें विचाराधीन समस्या के अनुकूल विविध क्लिनिक कार्य पद्धतियाँ तथा प्रविधियाँ इस्तेमाल की जाती हैं। उनका लक्ष्य इस बात को पहचानना अथवा ज्ञात करना होता है कि उनमें ग्रंथि किस कारण पैदा हुई है तथा पात्र को क्या सहायता दी जानी चाहिए। तो इसमें हम बालकों की मनस्थिति के बारे में जानते हैं और किस कारण उनकी मनस्थिति सही नहीं है, इसका भी पता लगाने की हम कोशिश करते हैं। कभी कभी बालकों में असामान्य व्यवहार पाया जाता है। यदि इस असामान्य व्यवहार का समय रहते उपचार नहीं किया जाता तो उनमें मानसिक विक्षिप्तता विकसित होने लगती है। चिकित्सात्मक विधि द्वारा ही ऐसे बालकों का उपचार किया जाता है। मतलब ऐसे छात्रों का या फिर ऐसे बालकों का हम इससे उपचार करते हैं जो कि मानसिक रूप से जिनमें विक्षिप्तता पाई जाती है। तो कहीं ना कहीं जो बच्चे के हैं मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, उनका उपचार हम चिकित्सात्मक विधि से करते हैं। अगली इसकी विधि है सांख्यिकी विधि। इस विधि से प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण किया जाता है तथा परिणामों की विश्वसनीयता तथा वैधता की जांच की जाती है। अगली इसकी विधि है प्रयोगात्मक विधि। इस विधि का प्रयोग नियोजित वातावरण में बालकों के विकास के अध्ययन में किया जाता है। इस विधि में एक वर्ग नियंत्रित रहता है और एक प्रयोगात्मक, दोनों वर्गों से प्राप्त परिणामों की तुलना की जाती है। यह विधि मनोवैज्ञानिक, विश्वसनीय तथा वैध होती है। तो प्रयोगात्मक विधि में हम क्या है, एक नियंत्रित वातावरण बालकों को देते हैं और कुछ बालकों को हम प्रयोगात्मक वातावरण में रखते हैं। फिर उन दोनों बालकों का हम तुलना करते हैं और उससे परिणाम जो हमें प्राप्त होते हैं उससे हम बालकों के व्यवहार के बारे में जानते हैं।